माय डियर स्टूडेंट्स, आईसी इंजन के अंदर जब कंबशन किया जाता है तो उस कंबशन से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं। वो गैसेस हमारे पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाती हैं, जिसकी वजह से पिस्टन अपने स्ट्रोक शो करता है, मोशन करता है। जैसे कि सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन यानी पावर स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जब ये पिस्टन मोशन करता है तो पिस्टन के साथ कनेक्टेड होता है रॉड, जिसको कहते हैं कनेक्टिंग रॉड। ये कनेक्टिंग रॉड पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट के बीच में एक कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। तो जब आपके फोर्सेस लगती हैं पिस्टन के ऊपर तो पिस्टन मोशन करता है, और उस मोशन की वजह से क्या होता है, एक फ्रिक्शन जनरेट होता है। आपको पता है कि जब भी कोई रिलेटिव मोशन होता है दो बॉडीज के बीच में तो हमेशा वहाँ फ्रिक्शन होगा। तो पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के बीच में और कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक के बीच में क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। और उस रिलेटिव मोशन होने की वजह से क्या होता है, उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। अब फ्रिक्शन को कैसे ओवरकम किया जाए दोस्तों? अगर इस फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं किया गया तो हमारे इंजन के अंदर क्या होगा, वियर एंड टियर हो जाएगा, पार्ट्स खराब हो जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, उस फ्रिक्शन को ओवरकम करना होगा। और उसको ओवरकम करने के लिए ही हम क्या करते हैं, लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंजन लुब्रिकेशन। इंजन लुब्रिकेशन क्या होता है, क्यों करते हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, क्या उनके एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज इंजन लुब्रिकेशन एंड हाउ वी डू इट। तो दोस्तों, लुब्रिकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपके इंजन के अंदर जब भी आपका इस प्रकार से सारे पार्ट्स मोशन करते हैं, स्पेशली अगर आप नोटिस करेंगे कि जो आपका पिस्टन है वो जब अपने स्ट्रोक्स करता है, ये जो पिस्टन है वो कंटिन्यूसली आप देखेंगे वो मोशन करता रहता है ना। तो एक तरफ आप देखेंगे पिस्टन मोशन कर रहा है, फिर आपकी ये देखेंगे कि आपके ये जो आपके शाफ्ट है वो आपकी मोशन कर रही है, ये जो क्रैंक है वो आपका मोशन कर रहा है, क्रैंक कह सकते हैं, क्रैंक शाफ्ट कह सकते हैं। तो आपके देखेंगे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके बीच में रिलेटिव मोशन होता है। क्रैंक, क्रैंक शाफ्ट, इनके बीच में क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। और कभी भी दो पार्ट्स के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है तो उनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। हमारे इंजन के अंदर जब कंबशन करते हैं तो कंबशन से पावर मिलती है, उसको बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। लेकिन इंडिकेटेड पावर का कुछ परसेंट पावर ही हम आउटपुट शाफ्ट पे ले पाते हैं, जिसको हम क्रैंक शाफ्ट कहते हैं। तो इस क्रैंक शाफ्ट पे बहुत ही कम पावर, मतलब कुछ पावर आपको कम मिलती है एज कम्पेयर टू जो टोटल पावर आप प्रोड्यूस करते हैं कंबशन से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो टोटल पावर आप कंबशन से प्रोड्यूस करते हैं, जिसको आप इंडिकेटेड पावर कहते हैं, उस इंडिकेटेड पावर का कुछ परसेंटेज फ्रिक्शन को ओवरकम करने में खर्च हो जाता है। जो इंजन के अंदर फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने में खर्च हो जाता है। इस वजह से क्रैंकशाफ्ट पे जो फाइनल पावर मिलती है, ब्रेक पावर, वो कम मिलती है देन दैट इट इज प्रोड्यूस इनसाइड दी कंबशन चैम्बर। तो लुब्रिकेशन सिस्टम आपके बेसिकली क्यों करते हैं, क्यों लुब्रिकेशन सिस्टम की जरूरत होती है, चलिए समझते हैं। आईसी इंजन इज मेड ऑफ मैनी मूविंग पार्ट्स। जैसा कि आप इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं, बहुत सारे मूविंग पार्ट्स आपके इंजन के अंदर होते हैं, और इन मूविंग पार्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। तो कभी भी दो पार्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रिक्शन जनरेट होगा, और उस फ्रिक्शन को ही कम करने के लिए हम लुब्रिकेशन करते हैं। ओके, ड्यू टू कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ द टू मेटेलिक सर्फेसेस ओवर ईच अदर, देयर इज वियरिंग ऑफ द मूविंग पार्ट्स, जनरेशन ऑफ द हीट एंड लॉस ऑफ पावर इन द इंजन। किस फॉर्म में पावर लॉस होता है? क्योंकि इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, फ्रिक्शन को ओवरकम करने में आपकी जो पावर होती है, जो कंबशन से प्रोड्यूस होती है, जिसको आप इंडिकेटेड पावर कहते हैं, उसका कुछ परसेंट हिस्सा जो है इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने में खर्च हो जाता है। इसी को हम लॉस ऑफ पावर को फ्रिक्शन पावर कहते हैं। ओके, हेंस लुब्रिकेशन ऑफ द मूविंग पार्ट इज एसेंशियल टू प्रिवेंट ऑल दीज टाइप्स ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स। ये जो हार्मफुल इफेक्ट्स आप देख रहे हैं, जैसे कि आपके हीट का जनरेशन हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से, या पावर का लॉस हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से, या वियरिंग हो जाती है मूविंग पार्ट्स की फ्रिक्शन की वजह से, तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं। ओके, ना लुब्रिकेशन सिस्टम, जो आपके लुब्रिकेशन सिस्टम रिक्वायर्ड होते हैं, वो दो प्रकार की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हैं लुब्रिकेशन। पहली चीज होती है डायरेक्ट फ्रिक्शनल लॉसेस। एक तो हमारे इंजन के अंदर फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं, इनको बोलते हैं डायरेक्ट फ्रिक्शनल लॉसेस, जिसमें हमारी इंजन की कुछ पावर खर्च हो जाती है। ये फ्रिक्शन लॉसेस आपके बेसिकली होते हैं बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन। जब रिलेटिव मोशन होता है डिफरेंट पार्ट्स के बीच में, जैसे पिस्टन रिंग्स के बीच में, मेन बेरिंग्स के बीच में, कैम शाफ्ट बेरिंग के बीच में, तो उनके रिलेटिव मोशन की वजह से
जो लॉस हो रहा है उसे हम डायरेक्ट फ्रिक्शनल लॉसेस कहते हैं। इसके अलावा दूसरे लॉस होते हैं, इनको बोलते हैं पंपिंग लॉस। द नेट पावर स्पेंड बाय पिस्टन ऑन द गैस ड्यूरिंग इनटेक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। आपके जब पिस्टन स्ट्रोक करता है, स्पेशली जो इनटेक स्ट्रोक करता है, यानी सक्शन करने के लिए कुछ पावर खर्च होती है और कुछ पावर आपके एग्जॉस्ट करने में खर्च होती है। तो ऐसे कंडीशन में आपके बेसिकली आपको पता है कि कुछ ना कुछ पावर आपकी खर्च होती है, तो उस पावर को ओवरकम करने के लिए भी हम क्या करते हैं, उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं, उसको पंपिंग लॉस कहते हैं। और ये पंपिंग लॉस आपके 4 स्ट्रोक इंजन में ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर आपके सक्शन और एग्जॉस्ट के लिए 2 पर्टिकुलर स्ट्रोक होते हैं। ओके, तो ये लॉसेस आपके ज़्यादा किस में होंगे, 4 स्ट्रोक में, देन एज कम्पेयर टू 2 स्ट्रोक इंजन। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 4 स्ट्रोक के अंदर फॉर ईच स्ट्रोक वी हैव गॉट 1 पर्टिकुलर प्रोसेस, यानी कि सक्शन स्ट्रोक का एक अलग प्रोसेस होगा, देन एक्सपेंशन का अलग होगा, एग्जॉस्ट का अलग है, कंप्रेशन का अलग है। 2 स्ट्रोक इंजन में सक्शन कंप्रेशन एक ही स्ट्रोक में किया जाता है और एक्सपेंशन एग्जॉस्ट एक स्ट्रोक में किया जाता है। इस वजह से जो पंपिंग का लॉस है वो किस में ज़्यादा होता है, 4 स्ट्रोक में होता है एज कम्पेयर टू 2 स्ट्रोक। तो इस प्रकार के जो दो लॉसेस होते हैं, डायरेक्ट फ्रिक्शनल लॉसेस एंड पंपिंग लॉसेस, इनको ओवरकम करने के लिए भी हम लुब्रिकेशन करते हैं। अगर हम बात करें कि इस लुब्रिकेशन को करने के क्या एडवांटेजेस होते हैं दोस्तों, सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि जनरली जो आपके लुब्रिकेशन जो यूज़ किया जाता है, जो लुब्रिकेटिंग एजेंट्स होते हैं, वो आपके लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। वैसे तो वो सेमी सॉलिड भी हो सकते हैं, जैसे कि आपकी ग्रीस वगैरह हो गया, लेकिन लिक्विड के फॉर्म में होते हैं जनरली वो। तो जो लुब्रिकेंट होते हैं वो जब वो जाते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में लुब्रिकेशन करने के लिए, तो लुब्रिकेशन करने के बाद वो जब वापस आते हैं जहाँ से वो लुब्रिकेटिंग वाल भेजा गया है उस रिजर्वायर के अंदर, तो वो आपके इंजन के कहीं ना कहीं आपकी जो गंदगी वगैरह होती है, जो डस्ट वगैरह पार्टिकल्स होते हैं, जो मेटल सरफेस होते हैं, जो चिपके होते हैं आपके पार्ट्स में, उनको भी क्लीन करके वापस रिजर्वायर के अंदर ले जाता है, ऑयल रिजर्वायर को, जिसको सम कहा जाता है। तो एक एडवांटेज क्या होता है, सिस्टम क्लीनिंग। एज द लुब्रिकेशन ऑयल, एज इट का मतलब लुब्रिकेटिंग ऑयल सर्कुलेट थ्रू द इंजन, क्योंकि लुब्रिकेटिंग ऑयल पूरे इंजन में सर्कुलेशन करता है। दिस ऑयल पिक्स अप मेटल पार्टिकल्स एंड कार्बन पार्टिकल्स एंड ब्रिंग्स देम बैक डाउन टू द पैन। कौन सा पैन? ऑयल पैन। ऑयल का एक रिजर्वायर होता है जो आपके क्रैंक केस के अंदर बनाया जाता है, जिसमें तेल भरा होता है, ऑयल भरा होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो ये जो लुब्रिकेटिंग ऑयल जब लुब्रिकेशन के लिए भेजा जाता है, तो वो सारे मेटल सरफेस से जो पार्टिकल्स चिपके होते हैं, जो आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर, उन मेटेलिक पार्टिकल्स को और आपके जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, अनबर्न कार्बन को, उन सबको वापस लेके कहाँ पहुँच जाता है? पैन में। तो इस प्रकार से क्लीनिंग भी करता है। दूसरा क्या करता है, वो कूलिंग करता है, इंजन की कूलिंग करता है। इट पिक्स अप हीट व्हेन द मूविंग थ्रू द इंजन। बेसिकली आपको पता है कि जैसे मैंने कहा कि लुब्रिकेटिंग ऑयल क्योंकि लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है, और लिक्विड चाहे कैसा भी हो वो हीट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो लिक्विड लुब्रिकेटिंग ऑयल होते हैं, जैसे मिनरल ऑयल वगैरह हम यूज़ करते हैं, वेजिटेबल ऑयल होते हैं, जो भी आपके लुब्रिकेटिंग ऑयल का इस्तेमाल किया गया है, तो वो लुब्रिकेटिंग ऑयल जब वो लुब्रिकेशन के लिए जाता है, तो इंजन के अंदर जो हीट होती है उसको भी अपने साथ एब्जॉर्ब कर लेता है, उस हीट को अपने साथ एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि लुब्रिकेटिंग ऑयल जब लिक्विड के फॉर्म में है, वो हीट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता तो रखता है, वो इट कैन एब्जॉर्ब द हीट। तो दैट इज वन एडवांटेज कि उससे कूलिंग भी थोड़ी बहुत हो जाती है। ऑल्दो इंजन के अंदर हम ऑलरेडी कूलिंग के लिए चीज़ें रखते हैं, लेकिन लुब्रिकेटिंग ऑयल इनडायरेक्टली भी कूलिंग कर देता है। ठीक है। रिडक्शन ऑफ द नॉइज। देखिए, आपके जब दो पार्ट्स के बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है और जब वो रिलेटिवली मोशन करते हैं, तो उनके बीच में क्या होती है? नॉइज प्रोड्यूस होती है ना। जैसे दो पार्ट्स हैं आपस में रगड़ रहे हैं, मतलब उनके बीच में एक तरीके से रबिंग एक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से एक नॉइज प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर उनके बीच में हम कुछ लिक्विड लगा दें, लुब्रिकेशन एजेंट लगा देते हैं, तो दो पार्ट्स जिसके बीच में आपका रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो वो नॉइज जो होती है, जैसे मान लो कि दो गियर आपस में टकरा रहे हैं, उनके बीच में आपने कुछ लगाया नहीं है ना, तो क्या होगा? वो आपस में जब वो रब करेंगे, तो मेटल आपस में रब करते हैं, तो क्या करते हैं? नॉइज क्रिएट करते हैं। तो अगर आप लुब्रिकेटिंग एजेंट को लगाते हैं तो वो नॉइज को रिड्यूस करते हैं आपके। ठीक है, एक एडवांटेज है। इसके अलावा क्या एडवांटेज होता है? शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। वही बात हो गई,
आपके कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो मेटेलिक सर्फेसेस होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में जब आपके जो स्ट्रोक्स होते हैं, वो चाहे इंजन के अंदर चाहे वो क्रैंकशाफ्ट का मोशन हो, तो उसके दौरान आपके जो प्रोसेस बहुत तेज़ी से होते हैं। ऐसी कंडीशन में शॉक्स होना, वाइब्रेशन होना ये लाजमी होता है। लेकिन लुब्रिकेशन को करके आपके इंजन के अंदर जो शॉक्स हैं, वाइब्रेशन हैं, उनको भी रोका जा सकता है। When heavy loads are imposed on the bearing, स्पेशली जो आपकी बेयरिंग्स वगैरह होती हैं, जो दो पार्ट्स के बीच में बेयरिंग लगाई जाती हैं, तो उसके ऊपर जब लोड बहुत ज़्यादा हैवी पड़ता है तो ये जो ऑयल होता है जो आपके प्रोवाइड किया था लुब्रिकेटिंग ऑयल, वो एक तरीके से कुशन का काम करता है। कुशन समझते हैं ना, हम जैसे कुशन का इस्तेमाल करते हैं हमारे कई जगहों पे, जैसे आप सोफ़ा के अंदर पूरा कुशन लगाते हैं। अगर आप कुशन आपका थोड़ा हल्का हो जाता है तो आप जब सोफ़ा बैठते हैं तो आपको फील होता है कि आपको जैसे अचानक से अगर आपके किसी सोफ़ा का कुशन अच्छा नहीं रहता और उस पर बैठते हैं तो आपको एक शॉक सा फील होता है, मतलब एक झटका सा लगता है। और जिस सोफ़ा का जो नए सोफ़ा होते हैं, नए सोफ़ा स्पेशली जो होते हैं, उस पर अगर आप बैठते हैं तो आपको लगेगा कि यार प्रॉपर है ना, एक प्रॉपर आपको कुशनिंग इफेक्ट मिलेगा आपको, मतलब ऐसा ही लगेगा कि आप किसी चीज़ में बैठे और अंदर धंस गए आप, है ना, उसके अंदर चले गए। ऐसा होता है ना, जिस सोफ़ा की रुई थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है, जो अंदर का मटेरियल होता है थोड़ा कम हो जाता है, जो पुराने सोफ़ा हो जाते हैं, है ना, तो वो क्या होता है उसमें जब आप बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि बस अंदर ही चले गए आप, है ना। लेकिन अगर जो अच्छे खासे जो नए सोफ़ाज आते हैं उसमें अगर आप बैठते हैं तो उसमें आपको पूरा फील होता है थोड़ा, उसी को कुशनिंग इफेक्ट कहते हैं। ओके, इट ऑल्सो एब्जॉर्ब द कंटेमिनेंट्स। कंटेमिनेंट्स मतलब होता है कि जो पॉल्यूटेंट्स वगैरह होते हैं, कुछ पार्टिकल्स वगैरह आ जाते हैं इंजन के अंदर, क्योंकि लुब्रिकेटिंग ऑयल के अंदर भी पार्टिकल्स आ सकते हैं, या फिर इंजन के अंदर किसी और तरीके से कुछ पार्टिकल्स वगैरह इकट्ठा हो गए हैं, उनको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, द एडिटिव्स इन द ऑयल हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द कंटेमिनेंट्स दैट एंटर्स इन द लुब्रिकेशन सिस्टम। फंक्शन ऑफ लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन के इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्या फंक्शंस होते हैं, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लुब्रिकेशन या लुब्रिकेटिंग एजेंट्स। पहला फंक्शन हो गया reducing the friction effect, that is the main function of using the lubrication. Second is cooling effect. Third is sealing effect. Sealing मतलब एक तरीके से सील का काम करता है। आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है दो कंपोनेंट्स के बीच में एक सील का काम करता है ताकि लीकेज ना हो पाए। ओके, एंड क्लीनिंग इफेक्ट, ये कुछ मेजर फंक्शंस होते हैं, कूलिंग, क्लीनिंग, सीलिंग एंड रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। दीज आर द 4 मेजर फंक्शंस ऑफ लुब्रिकेशन। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि आपकी जो लुब्रिकेंट हम यूज़ करते हैं, जो लुब्रिकेटिंग एजेंट्स होते हैं या लुब्रिकेंट्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आपकी आती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के अंदर ही पढ़ा होगा। विस्कोसिटी इज नथिंग बट इट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लूइड फ्लो। जैसे कि आपके दो सॉलिड सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है ना, उसी प्रकार से फ्लूइड के अंदर जो फ्रिक्शन होता है उसको विस्कोसिटी कहते हैं। और ये एक ऐसा फ्रिक्शन होता है जो आपके किसी भी फ्लूइड के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस पैदा करता है। अगर कोई फ्लूइड फ्लो करना चाहता है तो उसको फ्लो को रेजिस्ट करता है आपका ये विस्कोसिटी। सो इट इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू द फ्लूइड फ्लो। किसको फ्लो को? फ्लूइड फ्लो। कोई भी फ्लूइड अगर आपका फ्लो कर रहा है, फ्लो कौन करता है? फ्लूइड ही तो फ्लो करता है, सॉलिड थोड़ी फ्लो करता है। तो कोई भी फ्लूइड जो फ्लो करता है उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है, उसको एक रुकावट सी फील होती है, और उसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? उसी इंटरनल फ्रिक्शन को जो आपके फ्लूइड के अंदर होता है उसी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए दोस्तों लुब्रिकेटिंग ऑयल की? लो होनी चाहिए। विस्कोसिटी लो क्यों होनी चाहिए? ताकि लुब्रिकेटिंग ऑयल इजीली फ्लो हो सके। ओके, so there should be low viscosity. Low viscosity is desirable. Low viscosity is desirable. आपकी विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए आपकी लुब्रिकेटिंग ऑयल की? डिजायरेबल फॉर ईज ऑफ फ्लो, फॉर इजी फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट। आपका रेफ्रिजरेंट इजीली फ्लो करे, इसके लिए हम क्या चाहते हैं कि आपकी विस्कोसिटी लो होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या आती है दोस्तों? नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है माय डियर, दैट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी इंडेक्स। जैसे विस्कोसिटी तो आपको पता है कि एक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन विस्कोसिटी इंडेक्स भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है लुब्रिकेंट की।
और ये प्रॉपर्टी किस लिए होती है? इट इज यूज टू ग्रेड। ग्रेड मतलब समझते हैं, जैसे हम किसी को ग्रेड्स देते हैं, क्वालिटी बताते हैं किसी चीज़ की, तो विस्कोसिटी इंडेक्स भी एक नंबर होता है जो डिफरेंट डिफरेंट लुब्रिकेंट का रखा जाता है बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द लुब्रिकेंट। ग्रेड का मतलब होता भी है क्या? क्वालिटी, कि किस लुब्रिकेंट की कैसी क्वालिटी है। ओके, इट रिफर्स द क्वालिटी ऑफ द लुब्रिकेंट। तो किस लुब्रिकेंट की कैसी क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी का है, खराब क्वालिटी का है, वो उसे हम ग्रेडिंग के थ्रू एक नंबर देते हैं, और जिसका नंबर अच्छा होता है उसकी अच्छी क्वालिटी होती है, दैट इज अ गुड क्वालिटी या गुड ग्रेड लुब्रिकेंट। विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो विस्कोसिटी होती है वो आपके टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज, अगर टेम्परेचर आपका बढ़ेगा तो विस्कोसिटी जो है लुब्रिकेंट की डिक्रीज करेगी, यानी लुब्रिकेंट आपका ईजिली आपका फ्लो कर सकता है। अगर टेम्परेचर कम हो गया, मतलब बहुत ठंडा कर दिया अगर आपने लुब्रिकेंट को, तो वो इजिली फ्लो नहीं कर पाता क्योंकि उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। विस्कोसिटी क्या बताता है? विस्कोसिटी आपकी जितनी लो होगी उतना अच्छा। विस्कोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा? लुब्रिकेंट फ्लो नहीं कर पाएगा, कम होगी तो इजिली फ्लो हो पाएगा। ओके, तो अगर टेम्परेचर आपका बढ़ता है तो विस्कोसिटी आपकी लुब्रिकेंट की कम हो जाती है, और टेम्परेचर कम होगा यानी बहुत ठंडा अगर हो जाए लुब्रिकेंट तो वो ज़्यादा अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है दैट इज कॉल्ड एज ऑयलीनेस। ऑयलीनेस का मतलब क्या होता है? आप तेल तो लगाते ही हैं, जैसे अपनी बॉडी के ऊपर तेल लगा लेते हैं, किसी सरफेस के ऊपर तेल लगाते हैं। अगर किसी भी चीज़ के ऊपर ऑयल गिर जाता है या उसे हम लगाते हैं जानबूझ के, तो ऑयल की क्या प्रॉपर्टी? जैसे मान लो आपके पास एक बॉटल है, उसके अंदर ऑयल है, और वो बॉटल गलती से खुला हुआ है, ढक्कन खुला हुआ है और तेल गिर जाता है, स्पिल हो जाता है। तो जब वो ऑयल गिरता है तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, कोई भी ऑयल हो, वो गिरने के बाद वो वहीं पे इकट्ठा नहीं होता है। उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि एक तो वो क्या करता है, जिस पे गिरता है, जिस भी सरफेस पे तेल गिरता है, आपके टेबल पे गिर जाए, फ्लोर पे गिर जाए, कहीं पे भी गिर जाए, उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि पहले तो वो फैलता है, क्या करता है? स्प्रेड करता है। ऑयल की एक प्रॉपर्टी होती है, जब वो गिरता है किसी भी चीज़ पे वो पहले फैलता है, स्प्रेड करता है, और जिस जगह पे गिरता है उस पर वो चिपचिपापन कर देता है, मतलब चिपक जाता है उससे। तो क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑयलीनेस प्रॉपर्टी इज, ऑयलीनेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल टू स्प्रेड। स्प्रेड मतलब फैल जाना, एंड स्टिक, स्प्रेड करना और स्टिक करना, ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ, उसको बोलते हैं ऑयलीनेस। राइट, लुब्रिकेटिंग ऑयल के अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि वो लुब्रिकेटिंग ऑयल जहां पे भी गिरे वहां फैल जाए, अच्छे से वो फैल सके। दूसरा, आपके जहां पे भी जिस जगह उसे रखा गया है, जिस जगह वो गिरा है या स्प्रेड किया गया है, उसके साथ उस पर चिपक जाए, बिल्कुल अटैच हो जाए। स्टिक का मतलब चिपक जाना किसी चीज से। ओके, so that is very important property of a lubricant. Okay, generally the oiliness of the lubricating oil should be high, particularly when it is used for the mating surface. mating surface मतलब दो सरफेस अगर आपस में एकदम मिल रहे हैं, कांटेक्ट में हैं, तो उनके बीच में जो लुब्रिकेटिंग एजेंट आप यूज करेंगे उसके अंदर ये प्रॉपर्टी जो है ऑयलीनेस की ज़्यादा होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ओके, subjected to high intensity of pressure and small clearance portion to avoid the squeezing out of the oil। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये डिपेंड करता है कि अगर आपने ये प्रॉपर्टी, जो ऑयलनेस प्रॉपर्टी आप कह रहे हैं कि दो मेटिंग सरफेस, दो सरफेस आपस में जो बिल्कुल टच कर रहे हैं, उनके बीच में जब ये प्रॉपर्टी आप डिज़ायर करते हैं, तो यहाँ पे एक भी ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि क्योंकि हम उस तेल को उन दो सरफेस के बीच में लगाना चाहते हैं, तो ऐसा ना हो कि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो लुब्रिकेटिंग ऑयल उस सरफेस से निकल के बाहर भी निकल सकता है। राइट, स्क्वीज आउट, स्क्वीज आउट मतलब कि बाहर भी निकल सकता है उससे। इसलिए हम नहीं चाहते कि, अगर ये प्रॉपर्टी तो हम चाहते हैं दो मीटिंग सरफेस के बीच में, लेकिन उन दो सरफेस के बीच में जो प्रेशर है वो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा प्रेशर से वो लुब्रिकेटिंग ऑयल गिर सकता है वहाँ से। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है फ्लैश पॉइंट। देखिए, फ्लैश पॉइंट की सिंपल डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे मेंशन है। It is the minimum temperature at which vapors of the lubricating oil will ignite when a small flame is passed through across its surface। लेकिन इसका एक्चुअल में मतलब ये होता है कि फ्लैश पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे किसी भी अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल को या किसी भी ऑयल को जलाया जाए
तो आपको लगेगा तो सही कि वो जल रहा है, लेकिन जो वो फ्लेम पैदा होगी, जलते हैं तो क्या, कोई भी चीज़ जलती है तो फ्लेम पैदा होती है, तो जो फ्लेम पैदा होगी वो ऐसी नहीं होगी, जो वो सफिशिएंट नहीं होगी कि उस लुब्रिकेटिंग ऑयल को कंटिन्यूसली जला सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कभी एक धूप बत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं या किसी भी चीज़ को जलाते हैं, आपको लगता है कि वो जल गई, लेकिन वो एक्चुअल में जली नहीं होती है। वो लगता है कि जल गई, लेकिन वो जलते ही थोड़ी देर बाद बुझ जाती है, और जो वो थोड़ा बहुत जला भी होता है वो इतना सफिशिएंट नहीं हो पाता कि वो बाकी की चीज़ को जला सके। जैसे आप अगरबत्ती के जलाते हैं तो आप माचिस से जलाया, वो लगा कि जल गया, आपने बुझ गया, वो आपको लगा कि वो जल गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ऑटोमेटिक ऐसा बुझ जाता है कि वो कुछ जलता ही नहीं है। ठीक है, तो उस टेम्परेचर पे, जो मिनिमम टेम्परेचर जब ऐसा कुछ होता है, उसे फ्लैश पॉइंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन फायर पॉइंट क्या होता है दोस्तों? फायर पॉइंट उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। अब वहीं पर अगर सोचो कि वही धूप बत्ती को आपने जलाया किसी चीज से, और वो जलने के बाद ऐसा जले कि जो फ्लेम पैदा हो, वो फ्लेम पूरे के पूरे अगरबत्ती को ही जला दे, मतलब जो वो सुलगी है, जो अगरबत्ती सुलगी है या धूप बत्ती जो सुलगी है ना, वो पूरी की पूरी फ्लेम को, पूरी की पूरी उसको जलाती चली जाए। जैसे देखा होगा नॉर्मली जो होता है, आपका जो पूरा स्टार्टिंग की जो टिप है वो टिप जलती है, इस प्रकार की आप धूप बत्ती बनाते हैं, है ना, तो ऊपर की जो टिप है, मान लो किसी चीज में रखा हुआ है आपने, ये धूप बत्ती है, तो ऊपर की जो टिप है ये जलती है। ठीक है, अब वो जलने के बाद ऐसी जले, इसके ऊपर छोटी सी फ्लेम निकली और जली, लेकिन वो जलने के बाद पूरा जल जाए, ये पूरी की पूरी यहां तक पूरी जल जाए, राख बच जाए बस। उस टेम्परेचर पे जब ये पॉसिबल हो पाता है तो उसे फायर पॉइंट कहते हैं। ये फायर पॉइंट टेम्परेचर जनरली क्या होता है, फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर से 5 डिग्री ज्यादा होता है। ये 5 डिग्री मोर होता है, 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन दी फायर पॉइंट फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, याद रखिएगा। तो वो टेम्परेचर जिसपे आपका कोई भी चीज हम जलाते हैं और जलने के बाद वो लगातार 5 सेकंड जलता है और जलता ही रहता है, उसको फायर पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। लेकिन फ्लैश पॉइंट वो टेम्परेचर होता है दोस्तों, जब उसकी टिप जलती तो है लेकिन जलने के बाद तुरंत बुझ जाती है, और जो थोड़ा बहुत जला होता है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता कि वो पूरी की पूरी चीज को जला सके। तो वो टेम्परेचर जब ऐसी चीज होती है उसे फ्लैश पॉइंट कहते हैं। लेकिन जब ये पूरा का पूरा जल जाएगा, पूरा जल गया, ये सब कुछ नहीं बचा, राख बची यहाँ पे, सब जल गया, तो जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है, जिस मिनिमम टेम्परेचर पे ऐसा होता है, उसे हम फायर पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका क्लाउड पॉइंट। इसको भी समझाता हूँ आपको। अभी लेट्स से कि मान लेते हैं आपके पास नारियल का तेल है। ठीक है, नारियल के तेल के अंदर एक प्रॉपर्टी आपने देखी होगी, एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। लेट्स से कोकोनट ऑयल है आपके पास, तो कोकोनट ऑयल आप किसी भी बॉटल में रख दीजिए, चाहे वो बड़े से उसके अंदर आप रखिए, चाहे वो एक बॉटल के शेप में आती है उसमें रखिए। जैसे ही आपकी सर्दियाँ आती हैं, विंटर आता है, विंटर सीजन आता है, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, बिल्कुल विंटर की जो स्टार्ट होती है उस टाइम पे वो आपके जो कोकोनट ऑयल होता है उसके ऊपर एक लेयर सी जम जाती है, थोड़ी थोड़ी लेयर आने लग जाती है ना। तो वो जो लेयर आपकी जो आती है उसके ऊपर, वो ऐसा लगता है जैसे कि थोड़ा सा वो उसका जो कलर है लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो कोकोनट ऑयल का, वो आपको नहीं दिखता, लगता है कि उसके ऊपर एक लेयर सी आ गई, धुंधली सी लेयर। क्लाउडीनेस मतलब जैसे क्लाउड आ जाते हैं, बादल आ जाते हैं, तो आपको आसमान बिल्कुल क्लियर नहीं दिखता। उसी प्रकार से जब वो टेम्परेचर, जब आपकी लुब्रिकेटिंग ऑयल के ऊपर, जब वो लुब्रिकेटिंग ऑयल जमना स्टार्ट होता है, सॉलिडिफाई मतलब जब वो फ्रीज करना स्टार्ट करता है, कोई भी लुब्रिकेटिंग ऑयल, जैसे कोकोनट ऑयल जब फ्रीज करने वाला होता है, स्टार्ट होता है, तो उसके ऊपर एक छोटी सी परत बनती है, लेयर बनती है, और वो लेयर उस लुब्रिकेटिंग ऑयल को ऐसा दिखता है जैसे वो क्लाउडी सा दिख रहा है, मतलब धुंधला सा दिख रहा है। तो जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है, जब उसके ऊपर क्लाउडीनेस सी दिखती है, उस टेम्परेचर को क्लाउड पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है पोर पॉइंट टेम्परेचर। देखिए पोर पॉइंट क्या होता है, अब मान लो उसी कोकोनट ऑयल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोकोनट ऑयल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने उसे देखा हुआ है, प्रैक्टिकली भी आपने कोकोनट ऑयल को देखा हुआ है, महसूस किया है, फील किया है, प्रैक्टिकली देखा है। अब मान लो कि सर्दियाँ थोड़ी बढ़ी, अब थोड़ा ज़्यादा सर्दी हो गई, विंटर ज़्यादा हो गई, तो क्लाउड पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। जब विंटर स्टार्ट होती है तो उसके ऊपर थोड़ी परत जम जाती है, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब आपका कोकोनट ऑयल अपने मिनिमम टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जब आपकी कोकोनट ऑयल जमने वाला है, अभी जमा नहीं है, अभी भी अगर आप उसे गिराना चाहेंगे
पोर करना चाहेंगे किसी चीज़ में तो पोर हो सकता है। मतलब वो कोकोनट ऑयल यानी वो जो ऑयल है वो सॉलिडिफाई होने से पहले, जमने से पहले, वो मिनिमम टेम्परेचर जब तक वो फ्लो कर सकता है, अभी जम तो जाएगा वो सर्दियों में, लेकिन जमने से थोड़ा पहले जब तक वो फ्लो करने की क्षमता रखता है। गर्मियों में आपको पता है कि कोकोनट ऑयल फ्लो कर सकता है, आप उसे कटोरी में डाल सकते हो, किसी चीज़ में डाल सकते हो, लेकिन जैसे विंटर आती है जम जाता है। तो वो टेम्परेचर जब तक वो कोकोनट ऑयल या लुब्रिकेटिंग ऑयल जमता नहीं है, फ्रीज नहीं होता, सॉलिडिफाई नहीं होता, और वो पोर किया जा सकता है, पोर मतलब उसे गिराया जा सकता है, किसी बर्तन में पोर कर सकते हैं, उसको हम पोर पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच लुब्रिकेटिंग ऑयल विल नॉट फ्लो और टोटली फॉर्म वैक्स और सॉलिडिफाई। उल्टा भी कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर जिस पे वो फ्लो कर सकता है, या वो टेम्परेचर जिसके बाद वो फ्लो करना बंद कर देगा। अगर जैसे ही पोर पॉइंट टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होगा उसके बाद वो फ्लो नहीं करेगा, या फिर कह सकते हैं पोर पॉइंट टेम्परेचर तक वो फ्लो करेगा, उसके नीचे फ्लो नहीं करेगा, वो सॉलिड बन जाएगा, वैक्स बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, जैसे आपका कोकोनट ऑयल हो जाता है। इट इज डिफाइंड एज मिनिमम टेम्परेचर एट विच द ऑयल हैज द एबिलिटी टू पोर डाउन फ्रॉम अ बीकर। एक बीकर से, एक बर्तन से ऑयल को पोर किया जा सकता है, गिराया जा सकता है, उस मिनिमम टेम्परेचर को हम पोर पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी क्लीनिनेस। क्लीननेस कैसी प्रॉपर्टी होती है? ऑब्वियस सी बात है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल को क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होने चाहिए, डस्ट पार्टिकल या डर्ट पार्टिकल नहीं होने चाहिए, ओके। या फिर उसके अंदर वाटर का कंटेंट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाटर कंटेंट क्या करता है, करोजन कर देता है। तो ये तो प्रॉपर्टी हमें पता है कि ऑब्वियस सी बात है होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी नहीं होगी तो आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल गंदा, मतलब सिंपल सी बात है कि आपका जो ऑयल है जो आप लुब्रिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो गंदा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी क्लीन, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपकी मानी जाती हैं, ठीक है, आपकी लुब्रिकेटिंग ऑयल की। लेकिन एक प्रॉपर्टी ऐसी है दोस्तों जो आपको पता होनी चाहिए, एक और भी है, इसको बोलते हैं हम लोग एडिसिवनेस। एडिसिवनेस ये क्या होती है? आपने फेविकोल के बारे में सुना होगा, फेविकोल जिसको आप कहते हैं फेविकोल, है ना, ग्लू कहते हैं, फेविकोल कहते हैं, है ना, फेविस्टिक कहते हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर आप किसी फेविकोल को अपने हाथ में दो उंगली के बीच में आप डालते हैं तो लगेगा जैसे कि आपका हाथ चिपकने लग जाता है ना, लेकिन वो फैलता नहीं है। फेविकोल की एक प्रॉपर्टी होती है, या फेविक्विक होता है, फेविस्टिक होता है, कि अगर आपने किसी जगह से गिरा दिया तो वहीं पे रहता है, उस पर अगर दो चीज़ों के बीच में से गिरा दिया तो वो फैलता नहीं है, वो वहीं पे स्टिक हो जाता है ना। जैसे फेविकोल का आप इस्तेमाल भी करते हैं पेपर को लगाने के लिए, पेपर को 4 पॉइंट पे लगा दो, 4 पॉइंट पे फेविकोल, और फिर उसे चिपका दो, वो चिपक जाएगा वहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं कि वो फैल सकता है, वो अपने आप से नहीं फैलेगा, आप फैलाना चाहो तो फैल सकता है। सेम आपका फेविक्विक होता है जो आप जूते वगैरह में लगाते हैं, या किसी चीज़ को एकदम, फेविक्विक तो कहते हैं कि जहाँ लगा दो वहीं एकदम चिपक जाता है। तो एडिसिवनेस एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे ऑयलीनेस एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है ऑयल की? ऑयलीनेस वो प्रॉपर्टी होती है लुब्रिकेटिंग ऑयल की, जब वो ऑयल जब किसी सरफेस पे गिराते हैं तो वो उस पर स्प्रेड करता है, पहले वो स्प्रेड करता है मतलब फैलता है और फिर चिपकता है। एडिसिवनेस लेकिन क्या होता है? एबिलिटी ऑफ ऑयल टू स्टिक टू अ सरफेस। अगर आपके ऑयल के अंदर जो एबिलिटी है, जब वो सरफेस के साथ स्टिक कर जाता है, मतलब चिपक के रह जाता है, इस प्रॉपर्टी को हम एडिसिवनेस कहते हैं। जैसे आप फेविकोल वगैरह जिनको हम बात कर रहे हैं, इनको हम एडिसिव ही कहते हैं। एडिसिव मतलब वो चीज़ें जो किसी चीज़ को चिपकाने काम में आती हैं। तो आपके ऑयल की वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट्स को आपस में चिपकाने काम में आता है, स्टिक करने काम में आता है, उसे एडिसिवनेस कहते हैं, ओके। तो ये आपकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल की। अब जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज को पढ़ा लुब्रिकेंट्स की, उसी प्रकार से डिफरेंट टाइप्स के लुब्रिकेंट्स आते हैं। लुब्रिकेंट्स 3 प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों। पहले होते हैं आपके सॉलिड लुब्रिकेंट, जैसे कि ग्राफिक, माइका, ये आपके सॉलिड लुब्रिकेंट होते हैं। सेमी सॉलिड के अंदर आता है ग्रीस आपका। एंड लिक्विड लुब्रिकेंट्स होते हैं जिसके अंदर आता है आपका एनिमल फैट्स एंड वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल। वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल भी आपके होते हैं आपके
ये भी आपके लिक्विड लुब्रिकेंट के अंदर आते हैं। सेमी सॉलिड के अंदर ग्रीस आता है। ग्रीस तो आपने इस्तेमाल देखा ही होगा कि साइकिल वगैरह में भी लगाते हैं, जो आपके साइकिल की चेन में इस्तेमाल करते हैं, या फिर ब्रेक शू जो होता है साइकिल में, जो ब्रेक के साथ ब्रेक शू वहाँ भी लगाते हैं, राइट। तो ये सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट होता है ग्रीस। लिक्विड के अंदर एनिमल फैट ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल, मिनरल ऑयल आता है आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं लुब्रिकेशन के लिए। पहला सिस्टम आपका जो है दैट इज कॉल्ड मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं पेट्रॉयल लुब्रिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? पेट्रॉयल। पेट्रॉयल लुब्रिकेशन भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको हम सिर्फ 2 स्ट्रोक इंजन में यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं? ओनली यूज इन द 2 स्ट्रोक इंजन, ओके। दूसरा होता है वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड ड्राई सम्प लुब्रिकेशन। ये 3 प्रकार के आपके लुब्रिकेशन सिस्टम होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिस्ट लुब्रिकेशन। ये एक बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ लुब्रिकेशन होता है, और ये सिस्टम आपका यूज किया जाता है ओनली इन 2 स्ट्रोक इंजन। कहाँ पे यूज किया जाता है ये सिस्टम? ओनली इन 2 स्ट्रोक इंजन। जो सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन आपका यूज किया जाता है सिर्फ 2 स्ट्रोक इंजन में, उसे हम बोलते हैं मिस्ट लुब्रिकेशन, या फिर इसको पेट्रॉयल लुब्रिकेशन भी कहते हैं। पेट्रॉयल क्यों कहते हैं इसको पेट्रॉयल लुब्रिकेशन? पेट्रॉयल लुब्रिकेशन इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर पेट्रोल के साथ ऑयल मिक्स करके यूज किया जाता है। हम इसके अंदर क्या करते हैं, जो आपके 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं, ठीक है, उसके अंदर, या फिर आपके एरोप्लेन वगैरह के इंजन होते हैं आपके, उन सब में हम क्या करते हैं, आपका जो पेट्रोल होता है उसके साथ 2 से 3% लुब्रिकेटिंग ऑयल, जिसको हम 2T ऑयल भी कहते हैं, ल्यूब ऑयल कहते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं। तो आपका पेट्रोल और ये जो ऑयल है दोनों को मिक्स करके तब हम सक्शन जब करते हैं, जब हम आपका पेट्रोल इंजन के अंदर जाता है सक्शन के दौरान, तो साथ में भेजते हैं उसको, ऑयल को पेट्रोल को मिक्स करके भेजते हैं। 2 से 3%, जस्ट 2 to 3% लुब्रिकेटिंग ऑयल आपका जाता है, ठीक है, फॉर एवरी स्ट्रोक। इन दिस सिस्टम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल यूजली 2 to 3% इज मिक्स विद द फ्यूल, प्रिफरेबली, मतलब ज़्यादातर हम गैसोलीन यानी पेट्रोल इंजन के साथ इस्तेमाल करते हैं 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में। द ऑयल एंड द फ्यूल मिक्सचर इज इंट्रोड्यूस थ्रू द कार्बोरेटर। कार्बोरेटर के थ्रू आपके ऑयल और फ्यूल को एक साथ भेजा जाता है, ठीक है, आपके इंजन के अंदर। द गैसोलीन इज वेपराइज एंड द ऑयल इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट एंटर द सिलेंडर वाया द क्रैंकेस। बेसिकली आपको पता है कि जब कंप्रेशन का प्रोसेस होता है इंजन के अंदर, सक्शन के बाद कंप्रेशन, तो कंप्रेशन के दौरान आपका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता है, और उस दौरान आपका जब गैसोलीन वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, नॉट ओनली इन दैट कंडीशन, आपके कार्बोरेटर के अंदर भी पेट्रोल को क्या किया जाता है, एयर के साथ मिक्स किया जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर तैयार करते हैं। तो जब पेट्रोल और आपका जो एयर का होमोजीनियस मिक्सचर तैयार हो रहा होता है 2 स्ट्रोक इंजन में कार्बोरेटर के अंदर, तो उस दौरान आपका जो ऑयल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है मिस्ट के अंदर। मिस्ट मतलब, मिस्ट बेसिकली होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कूलिंग टावर जो होता है उसके टॉप के सरफेस से, उसके ऊपर से जो कुछ वाइट कलर का निकलता है, वो क्या होता है, वो एयर पार्टिकल्स होते हैं जो पानी को अपने साथ कैरी करते हैं। तो एयर पार्टिकल्स, मिस्ट इज व्हाट, मिस्ट इज बेसिकली वाटर पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स, या कह सकते हैं वाटर कहना सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वाटर तो नहीं यूज करते, आप यहाँ पे लिक्विड कहना ज़्यादा सही होगा। तो मिस्ट क्या होता है, लिक्विड पार्टिकल्स। जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, अगर कोई लिक्विड पार्टिकल जो है अगर एयर के अंदर सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड इन एयर, एयर के अंदर तैर रहा है ना, एयर के साथ तैरता हुआ लिक्विड पार्टिकल्स को हम मिस्ट कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो मिस्ट के फॉर्म में आपके सिलेंडर के अंदर जाता है, और वो जाके क्या करता है, वो चिपक जाता है, वो सब जगह सारे कंपोनेंट में चलाता है, जैसे कि आपके क्रैंक केस में मेन एंड कनेक्टिंग रॉड, बेयरिंग्स, रेस्ट ऑफ द ऑयल लुब्रिकेट्स द पिस्टन रिंग्स एंड सिलेंडर, सबको लुब्रिकेट कर देता है, सब जगह आके वो स्टिक हो जाता है। जैसे आप जब अपने किचन के अंदर खाना बनाते हैं, जब आप घी के अंदर
छौंका लगाते हैं, मतलब कोई मान लो कि घी के अंदर या तेल के अंदर, स्पेशली ऑयल के अंदर जब आप देखते हैं कि कभी कभी आप कोई चीज़ डालते हैं तो उससे जो है छींटे निकलती हैं, मतलब तेल की छींटे जो होती हैं ऊपर जाती हैं। तो वो जो आप जाती हैं वो कभी कभी छींटे जाती, कभी कभी ऑयल के वेपर, आपने देखा होगा आपकी जो चिमनी वगैरह होती है ना, या फिर आपके जो कबर्ड्स होते हैं, जो मॉड्यूलर किचन वगैरह आप देखा होगा, उसके ऊपर ऑयल सा आ जाता है। आप सोचते हो ये ऑयल कहाँ से आता है, थोड़ा ऑयली हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप उस ऑयल में खाना बनाते हैं, आपका तेल गर्म होता है, आप उसमें डालते हैं कोई भी चीज़, तो उसके जो फ्यूम्स होते हैं, जो मिस्ट के फॉर्म में आपका जो ऑयल होता है ऊपर उठता है, और वो जाके ऊपर वाले कबर्ड्स वगैरह चिमनी में चिपक जाता है। आप नोटिस करेंगे, अगर आपने नहीं किया होगा तो आप देखेंगे तो आपके किचन वगैरह में वो ऑयली सा दिखने लग जाता है। आपके जो ऊपर कबर्ड्स होते हैं मॉड्यूलर किचन में, स्पेशली आपके जो चिमनी होता है उसके ऊपर वो ऑयल सा चिपका हुआ दिखता है, जिसको आप सफाई वगैरह में साफ करते हैं। तो यही सेम कंसेप्ट आपका यहाँ पे होता है। जब आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल आपके इंजन के अंदर जाता है पेट्रोल के साथ, तो वो मिस्ट के फॉर्म में वो ऊपर उठता है और सारे कंपोनेंट्स में चिपक जाता है जाके। इस प्रकार से जो लुब्रिकेशन किया जाता है वो मिस्ट लुब्रिकेशन होता है, जो सिर्फ 2 स्ट्रोक इंजन में यूज़ करते हैं। जैसे मोटरसाइकिल हो गया, आपके स्कूटर्स, कुछ मोटरसाइकिल आपकी 4 स्ट्रोक इंजन भी होती हैं, लेकिन वो मोटरसाइकिल जिसमें 2 स्ट्रोक इंजन यूज़ किया जाता है उसके अंदर यूज़ करते हैं, स्कूटर्स के अंदर यूज़ करते हैं, लॉन मूवर के अंदर यूज़ करते हैं, आपका लॉन मूवर्स हो गया आपके, ठीक है। और भी कई सारे सिस्टम्स हैं जहाँ पे हम मिस्ट लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। This system is preferred in 2-stroke engine where crankcase lubrication is not required. What is the meaning of crankcase lubrication? ज़्यादातर आपका जो lubrication किया जाता है किसी भी इंजन के अंदर, उसके अंदर करते क्या है कि आपके जो इंजन का क्रैंक केस होता है, जो इंजन के सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, उसे बोलते हैं क्रैंक केस, है ना। उस क्रैंक केस के अंदर एक ऑयल पैन बनाया जाता है, ऑयल का रिजर्वायर बनाते हैं, उसमें तेल भरा होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल भरा होता है, फिल होता है आपका। अगर कभी मोटरसाइकिल के इंजन को खोल के देखोगे तो जब वो आप सफाई करवाते हैं उनकी ना मैकेनिक से, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, ऑयल निकालते हैं। इवन कार की भी इंजन की जब सफाई करते हैं सबसे पहले वो खोलते हैं और नीचे का ऑयल निकालते हैं बाहर एक पैन के अंदर, क्योंकि इंजन के सबसे नीचे वाले हिस्से में, जिसको क्रैंक केस कहते हैं, तेल भरा होता है, ऑयल भरा होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, और वहीं से आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप के थ्रू डिफरेंट कंपोनेंट्स में लुब्रिकेशन के लिए भेजा जाता है। लेकिन ये हम वहां पे करते हैं जिसको बोलते हैं वेट सम्प लुब्रिकेशन, जिसका दूसरा क्लासिफिकेशन। मिस्ट लुब्रिकेशन के अंदर हम एक वेट सम्प नहीं तैयार करते, क्योंकि आपके क्रैंक केस लुब्रिकेशन इसमें नहीं करते। इसमें आपका क्रैंक केस के अंदर आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल नहीं रखा जाता। लुब्रिकेटिंग ऑयल 2 से 3%, क्या 2 से 3% लुब्रिकेटिंग ऑयल आपके पेट्रोल के साथ मिक्स करके भेजा जाता है। इस वजह से इसके अंदर हम क्रैंक केस लुब्रिकेशन नहीं करते। Okay, in a 2-stroke engine, the charge is partially compressed in a crankcase, so it is not possible to have oil in the crankcase. एक ये भी रीजन है कि क्रैंककेस के अंदर तेल क्यों नहीं होता मिस्ट लुब्रिकेशन में, क्योंकि 2-स्ट्रोक इंजन में यूज किया जाता है मिस्ट लुब्रिकेशन, और जो 2-स्ट्रोक इंजन होता है उसमें जब कंप्रेशन करते हैं तो थोड़ा सा कंप्रेशन, आपका जब कंप्रेशन स्ट्रोक होता है तो क्रैंककेस तक आपका कंप्रेशन होता है। अगर क्रैंककेस में ऑयल भरा होगा तो कंप्रेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, कि वो ऑयल जो होगा वो कंप्रेशन स्ट्रोक को रोकेगा। इसलिए हम लुब्रिकेटिंग ऑयल क्रैंककेस में नहीं रखते मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम के अंदर या 2-स्ट्रोक इंजन में। दिस सिस्टम इज सिंपल, लो कॉस्ट एंड मेंटेनेंस फ्री बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी ऑयल पंप और फिल्टर, जो कि आपके वेट सम्प लुब्रिकेशन में हम यूज करते हैं। ऑयल पंप भी यूज करते हैं और फिल्टर भी यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं आपके। क्या होते हैं? ड्यूरिंग कंबशन इन द इंजन सम लुब्रिकेटिंग ऑयल ऑल्सो बर्न। जब कंबशन किया जाता है इंजन के अंदर, तो ये जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, जो आपके सारे कंपोनेंट्स में चिपका होता है, पिस्टन रॉड, क्योंकि वो स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, तो वो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल स्टिक रहता है आपके सारे कंपोनेंट्स के अंदर, वो कंबशन के दौरान वो भी जलता है। जलने की वजह से वो क्या करता है, इट कॉजेज हैवी एग्जॉस्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट फॉर्म्स डिपोजिट ऑन द पिस्टन क्राउन। पिस्टन का जो सर है, पिस्टन का जो टॉप सरफेस है, उसे पिस्टन क्राउन कहते हैं। एग्जॉस्ट पोर्ट क्यों? क्योंकि हम 2-स्ट्रोक इंजन की बात कर रहे हैं। 2-स्ट्रोक इंजन में तो हम पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो एग्जॉस्ट पोर्ट के ऊपर भी
कार्बन डिपॉजिट बना, कौन सा डिपॉजिट, कार्बन डिपॉजिट, एंड एग्जॉस्ट सिस्टम के ऊपर ये डिपॉजिट क्रिएट कर देता है। ऑल्सो सिंस लुब्रिकेटिंग ऑयल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एसिडिक वेपर्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंबशन, इट गेट्स कंटेमिनेटेड एंड मे रिजल्ट इन करोजन ऑफ द बेरिंग सरफेस। ठीक है, आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है आपकी जब कंबशन होता है तो उसमें वेपर्स जो क्रिएट होते हैं कंबशन के दौरान, उसके अंदर एसिडिक इफेक्ट होता है, और वो एसिड क्या करता है, इन लुब्रिकेटिंग ऑयल को ऑक्सीडाइज करके क्या करता है, उसे करोजन करवा सकता है आपके इंजन कंपोनेंट्स के ऊपर, स्पेशली बेयरिंग में। व्हेन द व्हीकल इज मूविंग डाउन हिल, जब आप एक 2 स्ट्रोक इंजन वाली गाड़ी को पहाड़ से उतरते हुए चलाओगे, लेट से कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते नहीं है, जब पहाड़ से उतरते हैं तो अपने इंजन को बंद कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है गाड़ी चलाने का, क्योंकि अगर अचानक से आपके सामने कुछ आ जाता है तो आपका इंजन आपके कंट्रोल में नहीं होगा, राइट। वो प्रॉपर आपको लगता है कि आपके कंट्रोल में, लेकिन नहीं होता है। कुछ लोग तेल बचाने के लिए जब गाड़ी पहाड़ से नीचे उतरते हैं तो बंद कर देते हैं इंजन को। अब उस कंडीशन में लेट से कि आपने ऐसा कर दिया, कहाँ पर, 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर आप ऐसा कर दिए, तो उसके दौरान आपका पेट्रोल आपके इंजन के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि पैसे बचाने की तो आप ऐसा करते हैं ताकि पेट्रोल कम खर्च हो। अगर पेट्रोल नहीं जाएगा आपके इंजन के अंदर, अगर आप इंजन बंद कर देंगे, गाड़ी बंद करके पहाड़ से नीचे उतार रहे हैं फ्यूल बचाने के लिए, तो पेट्रोल के साथ तो ऑयल भी आता है, आपको पता ही है, मिस लुब्रिकेशन के अंदर। तो अगर पेट्रोल नहीं आएगा तो ऑयल भी नहीं आएगा, अगर ऑयल नहीं आएगा तो लुब्रिकेशन कैसे होगा, तो ये एक प्रॉब्लम आती है। When the vehicle is moving downhill, the throttle मतलब जो एक्सेलरेटर होता है उसको बिल्कुल हटा देते हैं लोग, बहुत ऑलमोस्ट हटा देते हैं, है ना, क्योंकि फ्री अपने आप आपका गाड़ी नीचे आती है। तो थ्रॉटल को जब आप बंद कर देते हैं तो इंजन सफर्स लैक ऑफ लुब्रिकेशन। क्यों? क्योंकि लुब्रिकेटिंग ऑयल तो तभी आता है जब आपका पेट्रोल आता है, तभी लुब्रिकेटिंग ऑयल आता है, तो इस वजह से आपका ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, प्रॉब्लम हो सकता है, कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन। डिसएडवांटेज क्या होते हैं आपके मिस लुब्रिकेशन के? देयर इज नो कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल टू द इंजन, क्योंकि जितनी बार आपका सक्शन होगा पेट्रोल आएगा, उतनी बार आपका ऑयल भी आएगा। तो हमें ये नहीं पता कि कितना ऑयल आपका बार बार जाना चाहिए। इवन अगर वो रिक्वायर्ड नहीं भी है तब भी आपका बार बार आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल आएगा ही आएगा, तो आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल आपका ज़्यादा खर्च हो जाता है। समटाइम्स इंजन्स आर ओवर ऑयल्ड, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इंजन के अंदर सारे पार्ट्स में इतना तेल चिपक जाता है 2 स्ट्रोक इंजन में कि वो ज़्यादा ऑयली हो जाता है। दस कंजम्पशन ऑफ ऑयल इज ऑल्सो मोर, ऑयल का कंजम्पशन बढ़ जाता है इसमें। दिस सिस्टम रिक्वायर्ड थॉरो मिक्सिंग ऑफ ऑयल एंड फ्यूल प्रायर टू एडमिशन टू द इंजन। प्रायर मतलब बिफोर, आपके इंजन के अंदर सक्शन होने से पहले ही पेट्रोल को और ऑयल को आपस में मिक्स करना होता है, अच्छी तरीके से मिक्स करना होता है। ओके, एंड इट रिक्वायर्स आइदर सेपरेट मिक्सिंग ऑफ सम ऑफ द एडिटिव। तो ये आपके सब चीज़ें होती हैं कि आपको इसे प्रॉपरली मिक्स करना होता है। ये भी एक डिसएडवांटेज होता है कि ऑयल को पेट्रोल के साथ मिक्स करके भेजा जाता है। अब जैसे कि हमने मिस लुब्रिकेशन पढ़ा, इसका दूसरा क्लासिफिकेशन होता है वेट सम लुब्रिकेशन। किसका? इंजन लुब्रिकेशन का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वेट सम लुब्रिकेशन। वेट सम क्या होता है दोस्तों? जैसे कि हमने कहा सम मतलब होता है रिजर्वायर, सम मतलब होता है ऑयल सम या ऑयल का रिजर्वायर। एक ऑयल का तेल का रिजर्वायर बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है पता है आपको? इंजन का जो क्रैंक केस है, जो इंजन का सबसे नीचे का हिस्सा होता है क्रैंक केस, उसके अंदर हम एक ऑयल का रिजर्वायर बनाते हैं, उसी को हम ऑयल सम्प भी कहते हैं। और क्योंकि वो पूरा का पूरा ऑयल से फिल्ड होता है इसलिए उसे वेट सम्प भी कहा जाता है। ओके, इन द वेट सम्प सिस्टम an oil pan is present at the crankcase sump from which lubricating oil is pumped to various engine components via pump। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम होता है उसके अंदर हम क्रैंक केस के अंदर ही पूरा ऑयल भर देते हैं। नीचे एक ऑयल का सम्प बनाया जाता है, ऑयल का तालाब कह सकते हैं, ऑयल का रिजर्वायर कह सकते हैं, बनाया जाता है और उसके अंदर ऑयल भरा होता है। अब पंप के माध्यम से, पंप के थ्रू वो ऑयल आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स में छिड़का जाता है, मतलब स्प्रे किया जाता है या फिर भेजा जाता है लुब्रिकेशन के लिए। आफ्टर लुब्रिकेटिंग दिस पार्ट, जब वो लुब्रिकेशन पूरा हो जाता है सारे पार्ट्स में लुब्रिकेशन करके, वो ऑयल वापस आके दोबारा उसी रिजर्वायर में फिर से इकट्ठा हो जाता है, अपने आप ग्रेविटी से गिरता है अपने आप।
अब आप कह रहे हो कि आप ऊपर, आप मान लो कि बंद बंद चीज़ है पूरी, अब बंद कमरे के अंदर अगर आप ऊपर कुछ फेंकेंगे, जैसे मान लो पानी फेंकोगे, तो नीचे वापस तो आएगा ना, राइट? तो वही चीज़ होता है। इट इज़ कलेक्टेड बाय अ पंप एंड सर्कुलेटेड थ्रू द इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम। और फिर उसके बाद फिर से आपका जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल वापस जब लुब्रिकेशन करके नीचे गिरता है सारे पार्ट्स में, तो वो नीचे गिर के फिर से इकट्ठा हो जाता है और फिर से दोबारा लुब्रिकेशन कर दिया जाता है। इसके अंदर एक और बात है कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो बार बार आपके इंजन कंपोनेंट्स को लुब्रिकेट करके जब नीचे गिरता है, तो साथ में उसे कुछ डस्ट पार्टिकल वगैरह या फिर मेटल पार्टिकल्स जो आपके कंपोनेंट्स में चिपके हो सकते हैं, वो भी आ सकते हैं साथ में। ऐसे कंडीशन में आपका ऑयल गंदा हो जाता है ना, उसके कुछ पार्टिकल वगैरह आते हैं, गंदा हो सकता है। तो उसको फिल्टर करने के लिए, ताकि आपका क्लीन लुब्रिकेटिंग ऑयल आपका बार बार जाए, उसके लिए एक स्ट्रेनर होता है। स्ट्रेनर मतलब जैसे छन्नी नहीं होती है चाय छानने वाली, तो एक स्ट्रेनर दिया जाता है विच इज़ अ फाइन मैश स्क्रीन। इट प्रिवेंट्स द फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग द ऑयल सर्कुलेटिंग सिस्टम। जो बाहर के पार्टिकल्स होते हैं, फॉरेन मतलब हो गया फॉरेन से नहीं आते हैं, मतलब जो ऐसे पार्टिकल्स हैं जो जरूरी नहीं होते हैं आपके इंजन के अंदर या लुब्रिकेटिंग ऑयल के अंदर जाने चाहिए, उनको रोकता है। कौन? एक फाइन मैश होती है, मतलब एक जाली टाइप की होती है, जैसे हमारी छन्नी जो होती है चाय की छन्नी, उसके अंदर भी आप देखेंगे कि उसके अंदर चाय को छानने के लिए एक जाली नेट सा बना होता है, राइट, जिससे आप चाय को छानते हैं। तो सेम इसी प्रकार से आपका ऑयल छन के जाता है आपका, ठीक है। वेट सम लुब्रिकेशन के अंदर एक और चीज़ होती है, प्रेशर रिलीफ वॉल्व होती है। इट इज़ प्रोवाइडेड विच ऑटोमेटिकली कीप्स द डिलीवरी प्रेशर कांस्टेंट एंड कैन बी सेट टू हाई वैल्यू। जो ऑयल का प्रेशर है वो एक कांस्टेंट प्रेशर पे आपके ऑयल को डिलीवर करता है। ये मेक श्योर करता है प्रेशर रिलीफ वॉल्व, ताकि प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके लुब्रिकेटिंग ऑयल का। When the oil pressure exceeds that for which the valve is set, जिस प्रेशर पे आपका वॉल्व को सेट किया गया है, प्रेशर रिलीफ वॉल्व को, जैसे उससे प्रेशर ज़्यादा होता है, द वॉल्व ओपन्स एंड इट अलाउज सम ऑफ द ऑयल टू रिटर्न टू द सम्प या रिजर्वायर, देयर बाय रिलीविंग द ऑयल प्रेशर इन द सिस्टम। मतलब जितना आपका प्रेशर रिलीफ वॉल्व में प्रेशर सेट किया गया है, अगर जैसे उससे ज़्यादा प्रेशर आपका ऑयल का होता है, राइट, अगर पंप उससे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, तो आपकी प्रेशर रिलीफ वॉल्व क्या करती है, वो खुल जाती है और जो एक्सेस ऑयल होता है वो वापस रिजर्वायर में भेज दिया जाता है। ओके। ये वेट सम लुब्रिकेशन सिस्टम भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम, एक होते हैं स्प्लैश एंड प्रेशर सिस्टम, और एक होते हैं आपके प्रेशराइज लुब्रिकेशन सिस्टम। ये तीन प्रकार के आपके वेट सम लुब्रिकेशन सिस्टम होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्प्लैश क्या होता है। कभी पानी के अंदर पत्थर मारा है? जैसे कुछ लोग तालाब के अंदर पत्थर मारते हैं, पानी में मारते हैं जैसे ना, तो आपने देखा होगा जब आप उस पर मारते हैं तो उससे छींटे जो होती हैं, जो पानी की छींटें वो आपके ऊपर आती हैं, जो पास पास खड़े होते हैं। मान लो कि आप दूर से कहीं पत्थर मारते हो तो उसके आसपास कोई खड़ा है तो उसके ऊपर छींटें चली जाती हैं। कुछ लोग खेलते भी हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो स्प्लैश का मतलब वही होता है। तो स्प्लैश लुब्रिकेशन, और दूसरा स्प्लैश एंड प्रेशर। प्रेशर समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर हम पंप का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा है ओनली प्रेशराइज लुब्रिकेशन। तीन प्रकार के लुब्रिकेशन होते हैं वेट सम के अंदर। तो पहला लुब्रिकेशन सिस्टम जो आपका वेट सम के अंदर आता है वो है स्प्लैश लुब्रिकेशन। ये लुब्रिकेशन सिस्टम कहाँ पे यूज़ किया जाता है? वो स्मॉल स्टेशनरी 4 स्ट्रोक इंजन में यूज़ किया जाता है। छोटे और स्टेशनरी 4 स्ट्रोक इंजन में यूज़ करते हैं। इन दिस सिस्टम द कैप ऑफ द बिग एंड बेरिंग, जो बिग एंड बेरिंग मतलब होता है कि आपके जो कनेक्टिंग रॉड के दो एंड होते हैं, एक ये वाला एंड होता है, स्मॉल एंड होता है कनेक्टिंग रॉड का, इस प्रकार से कनेक्टिंग रॉड होती है ना आपकी, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं बिग एंड। तो ये जो बिग एंड होता है आपका, आपके कनेक्टिंग रॉड का, इसके साथ इस प्रकार का एक चीज़ लगाई जाती है, इसको बोलते हैं रॉड, इसको बोलते हैं आपके दैट इज कॉल्ड स्कूप। इसको डिपर रॉड भी कहते हैं। इस प्रकार की डिपर रॉड होती है, और ये डिपर रॉड आपकी जब जो कनेक्टिंग रॉड के नीचे लगी होती है, जितनी बार आपका पिस्टन मोशन करता है, स्पेशली जब वो नीचे से ऊपर आता है, तो ये इस प्रकार से लगी होती है जैसे वो स्कूप नहीं होता है ना, जैसे कि आपका चम्मच कुछ कर्व टाइप का चम्मच एक तरीके से, तो वो नीचे जो तेल भरा होता है क्रैंक केस के अंदर, उस लुब्रिकेटिंग वाल के ऊपर इस प्रकार से स्प्लैश के फॉर्म में ऊपर ले जाता है, छींटे मारता है ऊपर, ये करता है आपका। ओके। In this system, the cap of the big end bearing on the connecting rod is provided with a scoop
which strikes and dips into the oil filled through at every revolution of the crankshaft, and oil is splashed all over the interior of the crankcase into the piston and over the exposed portion of the cylinder. ठीक है, इसको समझने के लिए आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। तो जैसे ही आपका पिस्टन स्ट्रोक करता है, आपको पता है पिस्टन एक बार नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है। तो जितनी बार वो नीचे से ऊपर आता है उतनी बार ये जो नीचे ये दिया ना, ये स्कूप क्या करता है, जो नीचे या रॉड, ये डिपर रॉड भी कह सकते हैं। तो जो नीचे क्रैंक केस के अंदर तेल भरा होता है, जो नीचे वाले हिस्से में तेल भरा होता है, उसको ऊपर ले जाता है और छींटे मारता है, उसके सारे कंपोनेंट्स के अंदर छींटे मारता है। ओके, मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स आपके कवर हो जाते हैं इसके अंदर स्प्लैश लुब्रिकेशन में, कुछ कंपोनेंट्स रह जाते हैं। ठीक है, अ होल इज ड्रिल थ्रू द कनेक्टिंग रॉड, और इसके कनेक्टिंग रॉड में एक छोटा सा एक होल ड्रिल कर देते हैं, थ्रू विच द ऑयल पासेस थ्रू द बेरिंग सरफेस। जो बेरिंग सरफेस है आपकी कनेक्टिंग रॉड की, उसमें कैसे तेल जाता है, कनेक्टिंग रॉड के कैप में एक छोटा होल कर देते हैं जिससे कि ऑयल बेरिंग तक भी पहुंच जाता है। ऑयल पॉकेट्स आर प्रोवाइडेड टू कैच द स्प्लैश्ड ऑयल ओवर ऑल द मेन बेरिंग्स एंड ऑल्सो द कैमशाफ्ट बेरिंग। आपके कुछ ऑयल के पॉकेट्स वगैरह बनाए जाते हैं जो कि इस ऑयल को, जो आपके लुब्रिकेशन के लिए गया है स्प्लैश सिस्टम के अंदर, उसे कलेक्ट कर सकें। ओके, फ्रॉम दीज पॉकेट्स ऑयल पासेस थ्रू द बेरिंग थ्रू द ड्रिल्ड होल। द सरप्लस मतलब होता है जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है, सरप्लस मतलब होता है एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा ऑयल आपका होता है जो जरूरी नहीं होता है, ड्रिपिंग फ्रॉम द सिलेंडर फ्लोज बैक टू द ऑयल सम्प इन द क्रैंककेस। वेट सम लुब्रिकेशन का यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो ऑयल अपना लुब्रिकेशन करके वापस आता है वो वापस फिर से नीचे क्रैंककेस में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए इसके अंदर हम ऑयल की जो खपत है, जो कंजम्पशन है, वो कम होती है। मिस लुब्रिकेशन के अंदर ज़्यादा क्यों होती है कि उसके अंदर हम बार बार जितनी बार सेक्शन करते हैं, जितनी बार पेट्रोल जाता है उतनी बार आपका ऑयल जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपका जो एक्सेस ऑयल होता है वापस फिर से इकट्ठा हो जाता है सम के अंदर। ओके, तो इस प्रकार से आपका वेट सम लुब्रिकेशन होता है। जो स्कूप होता है, जितनी बार पिस्टन नीचे से ऊपर जाता है उतनी बार वो यहाँ से आपके ऑयल को ऊपर ले जाता है और छींटे मारता है, स्प्लैश मारता है इस प्रकार से। ओके, नेक्स्ट है आपका स्प्लैश एंड प्रेशर लुब्रिकेशन। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, स्प्लैश एंड प्रेशर। अब स्प्लैश भी है और प्रेशर भी है, यानी कि यहाँ पर दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। यानी यहाँ पर आप वो स्प्लैश वाला सिस्टम जो अभी हमने किया वो तो यूज़ करेंगे, साथ में हम यहाँ पे पंप का इस्तेमाल, जहाँ पे भी प्रेशर का वर्ड आएगा वहाँ पर मतलब पंप का इस्तेमाल भी करेंगे लुब्रिकेशन के लिए। तो यहाँ पर हम लोग पंप का इस्तेमाल भी करते हैं और हम साथ में क्या करते हैं, वी यूज पंप ऑल्सो एंड वी यूज द, तो इसके अंदर हम स्प्लैश के साथ साथ पंप का इस्तेमाल भी करते हैं लुब्रिकेशन के लिए। ओके, इसको हम ये कह सकते हैं कि द स्प्लैश एंड प्रेशर सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्लैश एंड प्रेशर। ठीक है, इन दिस सिस्टम लुब्रिकेटिंग ऑयल इज सप्लाइड बाय अ पंप अंडर प्रेशर टू मेन एंड कैम शाफ्ट बेरिंग्स। The oil is also directed in the form of spray from the nozzle or splashed by a scoop or dipper on the big end to lubricate the bearings. तो बेसिकली वो कहना ये चाहता है कि इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हम लुब्रिकेशन दो प्रकार से करते हैं। एक पंप के थ्रू भी करते हैं कि पंप आपका जो है ऑयल को ले जाता है और नोजल से स्प्रे कराता है सारे कंपोनेंट्स में। दूसरा आपका जो स्प्लैश वाला सिस्टम है वो भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ओके, और इस प्रकार से वो किसको लुब्रिकेशन करता है, इट इज़ यूज टू लुब्रिकेट द बिग एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड को लुब्रिकेट करता है, उसकी जो बेरिंग्स है, आपके क्रैंक पिन को लुब्रिकेट करता है, गजियन पिन या पिस्टन पिन को करता है, पिस्टन रिंग्स को करता है, सिलेंडर को करता है, इन सबको लुब्रिकेशन करता है। ओके, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है आपका। इसमें आप देख सकते हैं ये आपकी मेन बेरिंग, जो आपकी मेन बेरिंग्स होती हैं इसको भी लुब्रिकेट करता है वो आपका, कनेक्टिंग रॉड की बेरिंग्स को भी करता है आपका, कैम शाफ्ट को भी करता है, इन सबको करता है वो। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें एक ऑयल का पंप होता है आपका, जैसे आपका ऑयल का रिजर्वायर है, ये आपका ऑयल का रिजर्वायर है। तो ऑयल जो है पहले तो छन के, इस ऑयल स्ट्रेनर से जो छन्नी होती है उसे छन के आपका जो है वो जाता है किसके अंदर, वो जाता है यहाँ पंप के पास। फिर पंप यहाँ से ऑयल को भेजता है डिफरेंट पार्ट्स के पास, डिफरेंट पार्ट्स में लुब्रिकेशन के लिए भेजता है, स्प्रे करता है उसको। और लेकिन साथ में आप देखेंगे कि आपके जो कनेक्टिंग रॉड है उसमें आपके कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड में फिर से वहाँ पे स्कूप लगाया जाता है
और वो स्कूप क्या करता है, वो फिर से आपके क्या करता है, वो जैसे मान लो ये स्कूप यहाँ पे है, वो फिर से आपके इस ऑयल को स्प्लैश करता है डिफरेंट कंपोनेंट्स में। दोनों प्रकार से आपका लुब्रिकेशन यहाँ पे किया जाता है, स्प्लैश से भी, प्रेशर से भी। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्प्लैश भी हो रहा है और पंप का इस्तेमाल करके प्रेशर से भी कर रहे हैं, दोनों प्रकार से लुब्रिकेशन होता है। ठीक है, तो आप देखो किस प्रकार से आपके स्प्लैश मतलब छींटे पड़ रही हैं, पूरे के पूरे कंपोनेंट्स में स्प्रे हो रहा है आपका। साथ में आपका क्योंकि पंप भी इस्तेमाल करते हैं तो सारे कंपोनेंट्स आपके लुब्रिकेट हो जाते हैं। ओके, इसमें वेट सब में जो लास्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज प्रेशराइज्ड लुब्रिकेशन। ये आपका सिंपली आपके इस कंसेप्ट पे बेस्ड होता है कि आप इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल को पंप के माध्यम से हाई प्रेशर पे सारे पार्ट्स में यूज़ करते हैं, मतलब जितने भी पार्ट्स हैं उन सबका लुब्रिकेशन करता है ये हम जनरली यूज़ करते हैं हैवी गाड़ियों में, जो हैवी इंजन्स होते हैं या हैवी इंजन्स होते हैं, जैसे ट्रक्स वगैरह हो गए, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं आप प्रेशराइज्ड लुब्रिकेशन सिस्टम। और ये सिस्टम ऐसा है जो किसी भी इंजन में, ऑल टाइप ऑफ इंजन में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टाइप के इंजन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं प्रेशराइज्ड लुब्रिकेशन। ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर टाइप के इंजन में यूज़ करते हैं। हाँ, हैवी गाड़ियों में तो ये कंपलसरी होता है, क्योंकि ये सिस्टम जो है लुब्रिकेशन का सभी कंपोनेंट्स को लुब्रिकेट कर देता है हाई प्रेशर पे। द ऑयल अंडर प्रेशर इज सप्लाइड टू द मेन बेरिंग्स ऑफ द क्रैंकशाफ्ट एंड कैमशाफ्ट। ठीक है, द होज ड्रिल थ्रू द मेन बेरिंग, क्रैंकशाफ्ट बेरिंग जनरल communicate oil to the big end bearing and small end bearing to the hole drilled in the container। मतलब बेसिकली वो कहना चाहता है कि इसमें हम ऐसा सेटअप बनाते हैं कि आपके लुब्रिकेटिंग ऑयल आपके इन कुछ कंपोनेंट्स में होल बनाए जाते हैं, ड्रिल किया जाता है, जिससे कि ऑयल जब उन कंपोनेंट्स में जाए तो छन के उन होल्स के थ्रू बाकी सारे कंपोनेंट्स में भी चला जाए। ओके, स्पेशली बेरिंग्स के अंदर जा सके, जो बेरिंग्स होती हैं दो पार्ट्स के बीच में लगाई जाती हैं, उन बेरिंग्स में भी जा सके। A pressure gauge is provided to confirm the circulation of oil to the various parts। इसमें एक प्रेशर गेज भी लगाया जाता है जो प्रेशर को मॉनिटर करता है कि किस प्रेशर पे आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल जा रहा है। This system provides sufficient lubrication to all the parts and is favored by most of the engine manufacturers। This is used in most heavy duty and high speed engines। Okay? इसको हम प्रेशर फीड सिस्टम या प्रेशर फीड या प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये सारे कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आपके इसके अंदर प्रेशर गेज लगा होता है, यहाँ पे कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स जो आपके गियर्स होते हैं, टाइमिंग गियर्स, इन सब का लुब्रिकेशन हो जाता है आपका। ऑयल फिल्टर, ऑयल पंप, स्ट्रेनर, ये सब आपका यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर हम सिर्फ एक पंप का इस्तेमाल करते हैं सारे पार्ट को लुब्रिकेट करने के लिए। ओके, जो लास्ट क्लासिफिकेशन होता है लुब्रिकेशन का उसे बोलते हैं ड्राई सम्प लुब्रिकेशन। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो सम्प है आपका, अब थोड़ा कंफ्यूजन भी है, एक तरफ तो आप कह रहे हैं सम्प यानी रिजर्वायर यानी तालाब, और दूसरी तरफ कह रहे हैं ड्राई यानी ड्राई तालाब। सवाल यह है कि अगर आपको सम्प को ड्राई ही रखना है तो लुब्रिकेशन कैसे करेंगे। इसका बेसिकली कंसेप्ट ये होता है कि जो आपका क्रैंक केस के अंदर जो ऑयल है उसको हम वहाँ नहीं रखते हैं, उसको वहाँ से हटा के उसको ड्राई रखते हैं, उसको उठा के कहाँ ले जाते हैं, किसी दूसरे टैंक में ले जाते हैं, और उस टैंक से हम उठा के लुब्रिकेशन करते हैं। नहीं समझे? मेन कंसेप्ट ये होता है कि जो आपके इस सिस्टम को जनरली हमने पहली बार बनाया गया था एरोप्लेन, जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं उसके लुब्रिकेशन के लिए यूज़ किया गया था इसको। इसके बाद इसको रेसिंग कार्स में भी यूज़ किया जाता है, और भी काफ़ी सारी गाड़ियां हैं जिसमें मतलब जो आपकी व्हीकल्स होते हैं जहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं। रेसिंग कार्स में यूज़ करते हैं इसको, आपके एरोप्लेन में यूज़ करते हैं इसको, हम प्रपल्शन, मेरीन प्रपल्शन में यूज़ करते हैं, मेरीन प्रपल्शन में यूज़ करते हैं, जो मेरीन प्रपल्शन होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं हम इसको। एयरक्राफ्ट में, आपके एरोप्लेन्स में यूज़ करते हैं, रेसिंग कार में भी यूज़ करते हैं, इन सब जगह यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर क्या करा जाता है, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम इज यूज फॉर सप्लाई ऑफ द ऑयल एंड इज कैरिड आउट इन एक्सटर्नल टैंक। मतलब इसके अंदर आपका जो तेल है, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो आपका क्रैंकेस के अंदर फिल्ड होता है, उसको उठा के पहले हम एक दूसरे टैंक में ले जाते हैं जिसको हम एक्सटर्नल टैंक कहते हैं, और फिर उस टैंक से हम लुब्रिकेशन करते हैं। अभी तक जो आप लुब्रिकेशन कर रहे थे वो एक क्रैंकेस के अंदर जो ऑयल फिल्ड था उससे कर रहे थे, लेकिन इस सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, उस ऑयल को दूसरे टैंक में ले जाते हैं,
किसी एक्सटर्नल टैंक के अंदर ले जाते हैं, फिर वहां से लुब्रिकेशन करते हैं। अ पंप ड्रॉस ऑयल फ्रॉम द टैंक, फ्रॉम दैट टैंक, कौन से टैंक? एक्सटर्नल टैंक से आपके ऑयल ड्रॉ करता है पंप, एंड सर्कुलेट इट टू वेरियस बेयरिंग्स ऑफ द इंजन अंडर प्रेशर। ड्रिपिंग ऑयल फ्रॉम द सिलेंडर एंड बेयरिंग इनटू द सम्प, जो आपका सम्प है उसके अंदर ऑयल जाता है, लेकिन तुरंत वो ऑयल फिर से उठा लिया जाता है एक पंप से, उसको बोलते हैं स्कैवेंजिंग पंप। इस पंप से दोबारा फिर से खींच के वो ऑयल फिर से ले जाता है कहाँ पे? दोबारा फिर से टैंक में चला जाता है। मतलब हमारा इसमें कंसेप्ट ये है कि जो आपका क्रैंककेस है, जो इंजन का नीचे का हिस्सा है, अगर उसमें तेल भरा होगा तो आपका जो इंजन का वेट है वो नीचे लगेगा आपका। और स्पेशली उन एप्लीकेशन में जैसे रेसिंग कार, जहाँ ज़्यादा पावर चाहिए होती है, एरोप्लेन्स हो गया, मरीन प्रपल्शन, वहाँ पे अगर हम इंजन को हैवी कर देंगे तो उसको प्रपल्शन वगैरह में जहाँ स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो हम अपने क्रैंककेस को खाली रखते हैं और उस ऑयल को क्रैंककेस से ले जाके हम किसी दूसरे टैंक में ले जाते हैं, जो कि आपके इंजन के किसी और कोने में होता है, नीचे नहीं होता है, वेट को नहीं बढ़ाता है ना। इंजन का वेट कैसे बढ़ता है? अगर इंजन के निचले हिस्से में अगर ज़्यादा वेट डाल दोगे तो इंजन हैवी हो जाएगा। तो उस ऑयल को उठा के कहीं और ले जाते हैं, किसी दूसरे टैंक में ले जाते हैं जो कि कहीं और लगा होता है, और फिर वहां से लुब्रिकेशन करते हैं। ओके, द कैपेसिटी ऑफ द ऑयल पंप इज ऑलवेज लेस देन द स्कैवेंजिंग पंप। अ फिल्टर विद अ बाईपास वॉल इज प्लेस्ड इन बिटवीन द सप्लाई टैंक एंड द स्कैवेंजिंग पंप इन दिस सिस्टम। अगर आप इसके डायग्राम को देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। द प्रेशर रिलीफ वॉल ओपन्स परमिटिंग ऑयल टू बाईपास द फिल्टर एंड रीच द सप्लाई टैंक व्हेन द फिल्टर इज क्लॉग। मतलब इसका बेसिकली कंसेप्ट ये कह रहा है कि इन केस आपका ऑयल फिल्टर क्लॉग हो गया और आपके स्कैवेंजिंग पंप से आपका जो है ऑयल जो है वो वहाँ नहीं जा पा रहा है आपके टैंक के अंदर, तो उस कंडीशन में डायरेक्टली आपके एक प्रोसेस बनाते हैं कि आपका प्रेशर रिलीफ वॉल एक होती है जो उस कंडीशन में ओपन हो जाती है और आपका जो सम्प होता है, रिजर्वायर होता है, वहाँ से ऑयल अपने आप चला जाता है आपके दूसरे टैंक में, स्टोरेज टैंक में, जहाँ पे ऑयल को स्टोर होना होता है। ओके, तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। ये आपका है, ये आपका सम्प है, मतलब एक्चुअल में यही इंजन का क्रैंक केस है। इसको ड्राई रखते हैं। ड्राई कैसे रखते हैं? इसके अंदर जो तेल भरा है उसको हम यहाँ पे नीचे छन्नी होती है स्ट्रेनर, यहाँ से भेजते हैं स्कैवेंजिंग पंप में। तो स्कैवेंजिंग क्या करता है? इसको खींचता है, पूरा खींच लेता है इस तेल को और खींच के भेज देता है कहाँ पर? वो भेज देता है यहाँ पर, इस टैंक के अंदर, सप्लाई टैंक के अंदर। इसके अंदर पूरा ऑयल भर जाता है और इस टैंक के अंदर पूरा ऑयल हम रखते हैं, जो कि नीचे नहीं कहीं ऊपर है, और फिर यहाँ से हम ऑयल को भेजते हैं, वी सेंड इट टू दी ऑयल, एक ऑयल पंप के थ्रू हम भेजते हैं टू द बेयरिंग्स एंड अदर कंपोनेंट्स फॉर लुब्रिकेशन। ओके, ये आपका बेसिकली सिस्टम है यहाँ पर, दैट इज होल सिस्टम। ऑलराइट, तो यहाँ पर एक काम कह रहा है कि अगर इन केस ये जो नीचे वाला फिल्टर है अगर वो खराब हो जाता है, जो स्कैवेंजिंग पंप के पास जो फिल्टर है खराब हो जाता है या चोक हो जाता है, ज़्यादा गंदगी अगर आ जाती है, तो उस केस में आपके ये वाली लाइन तो बंद हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर एक प्रेशर रिलीफ वॉल रखते हैं। ये प्रेशर रिलीफ वॉल क्या करता है? उस कंडीशन में जब चोकिंग हो जाती है, फिल्टर खराब हो जाता है, तो यहाँ से आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल इधर से इस रास्ते चला जाता है यहाँ पे। ओके, इस रास्ते से यहाँ पे चला जाता है। ये आपका दूसरा रास्ता है वहाँ पहुँचने का। ड्राई सम्प आर कॉमन ऑन लार्ज डीजल इंजन। जो बड़े डीजल इंजन होते हैं, स्पेशली जो शिप प्रपल्शन में यूज़ करे जाते हैं, शिप को प्रपल्शन करने के लिए वहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, देर ऑल्सो यूज इन रेसिंग कार्स एंड एरोबैटिक एयरक्राफ्ट। वो एयरक्राफ्ट जो जैसे आपने देखा होगा कि जो हाई स्पीड में जाते हैं और अलग अलग एंगल पे उड़ते हैं, जैसे आपने जेट इंजन को देखा होगा, है ना। तो एरोबैटिक एयरक्राफ्ट में हम यूज़ करते हैं इसको, या रेसिंग कार में यूज़ करते हैं। ड्यू टू प्रॉब्लम विद जी मतलब ग्रेविटी फोर्स, जी का मतलब ग्रेविटी हो गया। जहाँ पे ग्रेविटी की बात करेंगे वहाँ ग्रेविटी फोर्स की प्रॉब्लम की वजह से हम, क्योंकि अगर वहाँ पर हम क्रैंकीस के अंदर ऑयल भर देंगे तो आपका इंजन हैवी हो जाएगा और उस कंडीशन में आपकी एयरक्राफ्ट हो गया, रेसिंग कार में थोड़ा लोड पड़ता है। तो इसलिए हम उसके अंदर हम ऑयल को हटा देते हैं और ड्राई सम लुब्रिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये हैं डिफरेंट टाइप्स के लुब्रिकेशन सिस्टम। ओके, सो दैट इज द इंजन लुब्रिकेशन टॉपिक माय डियर। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।